हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक टेक चैनल में। आज जो हमारा सेकंड पार्ट है 912 पोस्ट कोड जेई जो कि हमारे पास दिसंबर में हुआ था और मेरे जो चैनल का नाम है वो है अभिषेक टेक चैनल। तो अभी हमारा जो 11th क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन में लिखा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 किलो वाट इलेक्ट्रिकल हीटर व्हेन एनर्जाइज्ड बाय अ 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी। तो यहाँ पर हमें जो है रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारे पास जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा पेपर में। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वोल्टेज एंड पावर हमें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और हमें पता है कि जो पावर है हमारे पास दी हुई है 1000 एंड हमारे पास जो वोल्टेज है 230। तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 52.9 ओम तक जो है हमारे पास यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू हमारा जो इसका आंसर है वो हमारे पास इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 12th। A 10 millihenry inductor carry a sinusoidal current of 1 ampere RMS at a frequency of 50 Hz. The average power dissipated by the inductor is। तो एवरेज पावर डिसिपेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि द एवरेज पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर और कैपेसिटर में जो हमारी एवरेज पावर होती है वो हमेशा जीरो हमें जो है देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी इसमें एवरेज पावर जब हम इसमें निकालते हैं पावर इज इक्वल टू वी इंटू वाई करके, तो जो साइन और जो कोस का कंपोनेंट्स होते हैं करंट एंड वोल्टेज, तो एक समय में इसमें जो एवरेज पावर में कॉस एंड साइन बनता है तो एक जीरो में होगा तो एक मैक्सिमम में होगा, जिसके थ्रू एवरेज पावर कंजम्पशन हमें जो है इसकी एकदम से जीरो देखने को मिलती है। अब द पावर डिसिपेशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर ये डिसिपेशन करेगा, मीन्स रेजिस्टेंस के केस में पावर हमारी डिसिपेशन होगी। तो पी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हम बोलेंगे, या इसको अगर हम पी की फॉर्म में लिखना चाहें तो वी पी अपॉन अंडर रूट टू इंटू आई आर एम एस अपॉन अंडर रूट टू करेंगे। तो जो हमारी पावर आर एम एस की फॉर्म में जो पी की फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है हो जाएगा यहाँ पर ये पीक होगा। तो यहाँ पर जो है वी पीक इंटू आई पीक अपॉन टू। तो ये जो है एक बार जेई में ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला पूछा गया है, ये वाला जो है वो पूछा गया है, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्मूले को याद रख सकते हो। तो एवरेज पावर जो है हमारे पास जो इंडक्टर की और कैपेसिटर की हमें जो है जीरो देखने को मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किया गया है पेपर में, तो आप इसको भी जो है याद रख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाइट बिटवीन। देखो जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है एसी सर्किट में वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होता है। थोड़ी इसके ऊपर बात करते हैं कि हमें पता है कि जो हमारा कॉस फाई होगा तो वो हमारे पास एक्टिव अपॉन एपरेंट होगा। तो हमें पता है कि एस सी टी पढ़ ले बच्चा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक के थ्रू भी बंदे याद रखते हैं और कोई ट्रैक याद रखते हैं। तो हमें पता है कि कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ये एक्टिव और ये यहाँ पर एपरेंट आ जाता है, तो इसके थ्रू ये हमारा जो है पावर फैक्टर हमें जो है देखने को मिलता है। अब यूनिट्स की बात करें तो एक्टिव में ये किलोवाट आ जाएगा, रिएक्टिव में केवीआर आ जाएगा और एपरेंट में वी आ जाएगा, या केवीए बोल सकते हैं हम इसमें। तो हमारे पास क्या है कि जो स्केल होता है तो उसमें हमारे पास जो है 1 यूनिटी में हमें देखने को मिलता है, इस साइड लैगिंग हो जाएगा और इस साइड हमारा लीडिंग में हो जाएगा। तो लैगिंग में जैसे 0, 0.2, तो 0.2 या 0.2 से आगे जो है हमें देखने को मिलता है ट्रांसफार्मर के नो लोड में। ये हमारे पास जो है पावर फैक्टर होता है। तो जो पावर फैक्टर होता है हमारा इसी सर्किट लाइन का वो हमेशा जो है 0 से 1 तक ही जो है हमें देखने को मिलता है। तो इसमें से और क्वेश्चन तो नहीं बनते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 14 क्वेश्चन की बात करें। अ सिंगल फेज एसी वोल्टेज सोर्स हैज 200 वोल्ट आरएमएस, आरएमएस में दिया गया है एट अ सिस्टम कनेक्टेड कंज्यूमर एंड एक्टिव पावर ऑफ 300 watt, and what is the reactive power consumed by a system of 2.5 ampere RMS, the current is drawn। तो यहाँ पर हमें जो है क्या क्या गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें रिएक्टिव पावर हमें जो है निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो एक्टिव पावर है वो 300 वाट दी हुई है, वोल्टेज 200 दी है, करंट 2.5 एम्पियर दिया गया है। तो अगर हमें इसमें रिएक्टिव पावर को निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें जो इसमें कॉस फाई के बारे में पता चलना चाहिए, जिसके हम उसको साइन फाई में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि एक्टिव 300 वाट दी हुई है और जो पावर वोल्टेज है वो हमारे 200 दिया है, करंट 2.5 दिया है और कॉस फाई है। तो यहाँ से हमने जो कॉस फाई निकाला तो हमारे पास निकला 0.6। जब आपके पास कॉस फाई 0.6 है तो साइन फाई वहाँ पर 0.8 होगा, तो उसको डायरेक्ट आप याद रखो। मीन्स आपकी जो कन्वर्जेंस है वो सारी याद रख लेना कि कॉस मतलब कि अगर कॉस फाई 0.6 होगा तो उसमें साइन फाई क्या होगा, जैसे ये वाली चीज़ें सारी आप याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी वहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में।
जैसे हमें जो पावर फैक्टर है 0.6 है, तो हमें पता है कि जो अपना साइन फाई होता है इसमें 0.8 हमें जो है देखने को मिलता है। या अगर हम इसको बोले कि कॉस इनवर्स ऑफ 0.6, तो ये हमारे पास जो है 53.1 डिग्री एंगल निकलता है। और अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स 0.8 होता तो यहाँ पर ये 36.6 डिग्री एंगल निकलता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें रिएक्टिव पावर निकालना था, तो हमें पता है कि जो tan है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिएक्टिव अपॉन एक्टिव हमें देखने को मिलेगा। तो tan 53.1 हमारे पास जो होती है 4/3 होती है। 4/3 में हमको जो है रिएक्टिव अपॉन 300 देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो हमारे पास KVR है वो हमारे को जो है 400 VAR हमें जो है देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो है रिपीटेड किया गया है ये क्वेश्चन, तो आप इसको जो है देख सकते हो। तो ये हमारे पास जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जो है इसके अगले में ये वाले जो 14 क्वेश्चन है आपको पता चल गया होगा कि कैसे करके निकालना। बस इसकी छोटी सी ट्रिक्स को याद रखना कि साइन साइन 36.6 डिग्री में क्या होता है, 53 पॉइंट में क्या होता है, ऐसे साइन एंड कॉस एंड टेन का आप पता चलेगा। 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, विद इंक्रीज इन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। जब भी डाइलेक्ट्रिक वाली लॉसेज की बात करें तो आप कैपेसिटेंस को लेके चलो, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस पावर V² होता है। XC में हमें पता है कि जो XC है वो इजिकल टू 1/ओमेगा C होगा। तो ओमेगा C यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर V²/2πfc। तो इसने बोला कि जब भी हम फ्रिक्वेंसी को अप्लाइड करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज क्या होगा, तो फ्रिक्वेंसी को हमने बढ़ाया तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज भी हमारे क्या करेंगे, इसमें इंक्रीज देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो है जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उधर बहुत ज़्यादा फास्ट में हो जाते हैं। हिमाचल वाले में आपके क्वेश्चन कुछ एकदम से फास्ट हो जाएंगे और एक कुछ एकदम से स्लो हो जाएंगे। स्लो वाला क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा जिसको सॉल्व करना पड़ा है। जैसे कि एक हमारे पास जो 16 क्वेश्चन है, और कैपेसिटर यूज फॉर अ पावर फैक्टर करेक्शन इन अ सिंगल फेज सर्किट डिक्रीजेस। तो जब भी आप कैपेसिटर को कनेक्टेड करते हो सिंगल फेज सर्किट में, तो क्या चीज़ डिक्रीज होती है और क्या चीज़ इंक्रीज होती है। देखो, सबसे पहली बात, जो हमारा कैपेसिटर होता है वो हमारे पास जो सर्किट लाइन्स में पैरेलल में कनेक्टेड होगा। इसका काम होता है कि रिएक्टिव पावर यहाँ से सप्लाई करना। अगर इसमें हम बात करें तो हमारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर प्योर इंडक्टर लेते हैं, तो हमारे पास जो वोल्टेज से जो करंट है वो 90 डिग्री के लैग में जाएगा। अब जितना हमारे पास जो है कॉस फाई में एंगल बड़ा होता है, उतनी हमारी जो पावर फैक्टर की वैल्यू कम आती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पर हमारे पास जो कॉस फाई की वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पावर फैक्टर की वैल्यू होगी वो कम आ जाएगी। तो ये आप चीज़ देख सकते हो। तो जैसे ये, अब देखो जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री में हमारी कॉस फाई की वैल्यू 0 आएगी और 0 डिग्री में मैक्सिमम आएगी, तो जितना ज़्यादा हमारा जो एंगल है वो कम होगा, उतना हमारा पावर फैक्टर अच्छा होगा। जैसे ये वाला चीज़ हो जाएगी। तो हम जो है पावर फैक्टर को अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें इसके एंगल को कम करना पड़ेगा। तो इसके एंगल को कम कौन कर सकता है, हमारा जो कैपेसिटर जो कि हम सर्किट में पैरेलल में इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ये जो हमारे पास कैपेसिटर को हमने इंट्रोड्यूस किया पैरेलल में, जो कि KVR हमें जो है केवी बोल सकते हो, VAR, ये डिपेंड करेगा आपकी किस साइज के हो आप दे रहे हो। तो इसमें जो है VR वो आपको जो है सर्किट को ये डिलीवर कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो यहाँ तक तो हमने देख लिया था, ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ था। अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से जाएगा। पहले हमारे पास एंगल था, ये वाला एंगल था, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 1 का था, और एंगल जो है हमारा वो क्या हो गया, कम हो गया। जब हमारे पास एंगल कम हो गया तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो अच्छा हो जाएगा, और जो पहले करंट था, रिजल्टेंट पहले जो इंडक्टर के केस में करंट था वो यहाँ पर था, और रिजल्टेंट जो हमारा करंट है वो यहाँ पर हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस के एकदम से पास हो रहा है। तो इसका मीन्स कहीं ना कहीं अपनी जो करंट की वैल्यू है वो भी डिक्रीज कर रही है। तो इसमें जो हमारे पास आएगा 16 का, कि द कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज सर्किट डिक्रीजेस। तो क्या डिक्रीज कर रहा है, देखो करंट जो है यहाँ पर था, पहले करंट हमारे पास यहाँ पर था और अब करंट जो है वो यहाँ पर हो गया। तो कहीं ना कहीं करंट आपका जो है अब डिक्रीज करेगा और पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि एंगल कम हो जाएगा और पावर फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इसमें जो है लेंथी हमें देखने को मिला था 912 में, इसको सॉल्व करना पड़ा था। और आगे की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बस क्या क्या गिवन है मैं आपको उसी का बता देता हूँ। चलो हम देख लेते हैं। अगर AC सीरीज RLC सर्किट की बात करें, जिसमें कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और इंडक्टर हमें जो है 200 वोल्ट देखने को मिला है, एंड वोल्टेज अक्रॉस द LNC इज 9 वोल्ट हमें देखने को मिला है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द RLC इज 15। तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस द C, C के नीचे C
पर कौन सी वोल्टेज है वो हमें निकालनी है। तो हमें पता चल गया आर एल सी की वोल्टेज 15 दी हुई है और आर एल की 20 दी हुई है और एल सी की हमारे पास 9 दी गई है। तो हम इस चीज़ से हमारे पास ये निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस है तो यहीं से हमारे पास जो है निकलेगा। तो सबसे पहले हमें जो है इंडक्टर निकालना पड़ेगा। इंडक्टर कैसे निकालेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर इसका और फिर इसका। तो अब देखो, जैसे कि हमारे पास पता है कि आर एल सी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर मीन्स रेजिस्टेंस और वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें जो है वी एल माइनस वी सी कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया हुआ है, 9 वोल्ट डाला तो यहाँ से हमारे पास जो है 15 स्क्वायर यहाँ पर था, आगे पीछे करने के बाद जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के क्रॉस वो हमारे कितने निकले, 12 ओम, सॉरी 12 वोल्ट। तो ये हमारे पास ये निकल गया 12 वोल्ट किसकी, रेजिस्टेंस की क्रॉस की वोल्टेज। अब हम अगले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, जो सेकंड वाले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, अब इंडक्टर निकालेंगे। तो सेम चीज लगाई हमने 20 का स्क्वायर बाय 12 का स्क्वायर, इसको माइनस माइनस करके जो वी एल है वो हमारे पास कितना निकल गया, 60 वोल्ट निकल गया। अब हम जो है अगले की बात करें थर्ड वाले में, तो वी एल सी, तो वी एल माइनस और वी सी, क्योंकि ये दोनों एक सेम एक तरीके से फेजर डायग्राम में आ रहे हैं। तो ये वाली जो चीज है तो इसमें वी एल माइनस और वी सी होता है डायरेक्ट। तो अगर अगर वी एल का ज़्यादा इसमें प्रभाव होगा एज कम्पेयर टू वी सी, तो हमारे जो है वी एल माइनस और वी सी होगा। अगर वी सी का ज़्यादा होगा तो वी सी माइनस और वी एल होगा। तो यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि वी एल हमारे पास 9 वोल्ट निकली हुई है, वी एल सी 9 वोल्ट, वी एल 16 और वी सी है, तो वी सी हमारे पास यहाँ पर निकलती है 17 7 सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वी सी हमारी कितनी निकली है, 7 वोल्ट निकल रही है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सॉल्व करने को मिल गया हमें थोड़ा ज़्यादा। तो ये जो है आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब सीरीज आर एल सी से और ज़्यादा क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की बात की जाती है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन इसमें अंडर रूट ऑफ एल सी के फॉर्म में देखने को मिलता है, और इसमें जैसे कि 2 पाई अपॉन एल सी। इस तरीके से इसमें आता है कि जैसे कि जो हमारा सीरीज आर एल सी सर्किट होता है वो वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपना इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 15 वोल्ट दी हुई है, तो 15 वोल्ट यहाँ पर 15 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज होगी, फॉर एग्जाम्पल 30 वोल्ट हो जाएगी। वोल्टेज मैग्निफिकेशन का ये मतलब होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहे होते हैं इनके बीच में, तो ये जो चीज़ होती है वो निगलेक्ट हो जाती है। तो जो वी एल जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वही हमारी 15 वोल्ट निकलेगी। पर इसमें जो आर एल सी में वोल्टेज मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज से ज़्यादा हो जाना। और पैरेलल आर एल सी में क्या होता है कि जो हमारे इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के क्रॉस का जो करंट होता है उसके जो फ्लो करता है वो सोर्स के करंट से ज़्यादा हो जाना। तो पैरेलल में हमारा करंट मैग्निफिकेशन आता है और सीरीज में हमारा वोल्टेज मैग्निफिकेशन आता है। तो ये चीज़ें आती हैं। बाकी ये आता है कि सीरीज में हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम देखने को मिलता है, पैरेलल में जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो करंट यहाँ पर कम और यहाँ पर जो है सीरीज में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं अपने रेजोनेंट सर्किट में। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है हो गया। अब अगर हम अगले की बात करें, अगर हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 18th क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है, इन अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज अ मैक्सिमम, इन अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कब आपको मिलेगी। तो देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो ग्राफ है ये तब मिलता है क्योंकि जो बी एल है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है, और ये वाला जो ग्राफ है वो तब मिलता है क्योंकि जो कैपेसिटेंस जो होता है, जो एक्स रिएक्टेंस होती है वो फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसने बोला कि हमें मैक्सिमम वोल्टेज कब मिलती है, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर हम मान के चलें कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, तो जब फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी मीन्स यहाँ पे, तब हमें यहाँ पर इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज जो है देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर आएगा आपका स्लाइटली अबव ऑफ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर उसको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। रेजोनेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे इसी से। अब हम 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 19th क्वेश्चन है हमारा। तो पैरेलल सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेंट रेजोनेंस व्हेन द एडमिटेंस इज प्योरली, तब उसको बोलेंगे कि पहला सर्किट जो है वो रेजोनेंस की कंडीशन में आता है। सबसे पहले रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी इक्वल होता है। ये हमारे पास सीरीज का केस था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर। तो रेजोनेंस की कंडीशन में हमारे पास ये जो चीज़ है वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, इम्पिडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बचेगा। और अगर हमें पैरेलल की बात की जा रही है तो एडमिटेंस एडमिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इम्पिडेंस से, और इम्पिडेंस को रिप्लेस करेंगे रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टेंस 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस, इसको बोला गया जी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका
कंडक्टेंस वाला आंसर होगा, मीन्स 19 का हमारा डी आंसर मिल जाएगा। अगले की क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आप अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखना, क्योंकि हमारे पास जो है 200 क्वेश्चन हो चुके हैं और 120 हमारा टेक्निकल है और 80 हमारा जो नॉन टेक है। नॉन टेक तो देखो आपको 20 मिनट में हो जाएगा, बट अगर कभी कभी जो हिमाचल प्रदेश के जो बंदे हैं जो पेपर डालते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल लेते हैं कि जो चीज़ों को लेंथी कर देते हैं। तो आप उस हिसाब से देखना कि आपकी जो स्पीड हो और एक्यूरेसी हो वो अच्छी हो, तो वो हमारे लिए जो है ठीक रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ये हमारे पास जो है थोड़ा सा अच्छा है कि तुक्के भी लगा सकते हो जिसमें आपको लगता है। अगर हम इसमें बात करें 20 क्वेश्चन में, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम, इसमें कितने मिला है, हमें 10 ओम मिला है और इंडक्टेंस 0.8 हेनरी मिला हुआ है और कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट ऑफ डीसी सप्लाई। द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो हमें पता है v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लगेगा, 200 हमें गिवन है, 0.8 नीचे ले आए, तो हमारे पास जो है 2000 अपॉन 8 तो 250, इसमें हमारा जो है 250 एम्पियर सेकेंड हमें जो है इसका आंसर देखने को मिला है, तो इसका हो गया हमारे पास सी आंसर। अगली क्वेश्चन की हम बात करें तो ये फिर से जो मैंने बताया था थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी नहीं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमें पता है कि 1/डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमें पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द 8 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस में 8 ओम है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में बताओ कि कितना रेजिस्टेंस होगा। फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड हमारा आर स्क्वायर, और इसमें एक तरीके से होगा अपना आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन वन प्लस अल्फा नॉट और डेल्टा टी मिलेगा। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो हमें आर वन गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस में 8 है, प्लस 1 प्लस 0.008, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया, इनटू आपका जो टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर हमारा होगा T2 माइनस ऑफ T1, तो इसमें होगा तुम्हारे पास 100 माइनस ऑफ 0, तो ये बचा हमारे पास 100, तो यहाँ से 100 से हमने रिप्लेस कर दिया। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी 1 प्लस 0.08, तो ये बना 1.08 बन गया, ऐड करके इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8.64 ओम, तो हमारा इसमें आंसर जो है वो ए हमें जो है देखने को मिल गया। बाकी टेम्परेचर कोफिशिएंट का तो मैंने आपको बताया, आर टू माइनस आर वन हो जाएगा अपॉन आर वन इंटू ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा नॉट, तो अल्फा नॉट जो है वो 1 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, तो ये हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। कॉपर के लिए हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ये लिखा गया है और मैग्नीन के लिए ये लिखा गया है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट से वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, बट आप याद कर लो, कोई पता नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो देखो सबसे ज़्यादा ये जो क्वेश्चन है वो बंदों के द्वारा गलत किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो सोच लेते हैं रेजिस्टेंस पूछा गया है, बट इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की गई है, जो कि हमारे पास होता है दिस, ये है आपका सिंबल। तो इसमें ये जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये टाइप ऑफ द मटेरियल जो आप चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और एक टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर नहीं, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल नहीं। जब उनको ज़्यादातर क्या होता है कि आपका बोथ ए एंड बी हमेशा ठीक होते हैं पेपर में, पेपर में एक ऑल वाला ऑप्शन और एक बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन ठीक होता है, तो जल्दबाजी में बंदे जो है वो डी लगा देते हैं, बट इसका आंसर वो नहीं है। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मटीरियल, जो आपको जो है देखने को मिला। तो दो चीज़ों के ऊपर ही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, एक तो टाइप ऑफ मटेरियल बोल सको, या टेम्परेचर, या टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सको, तो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर आपका जो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो डिपेंड होता है। आई होप हम आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आते होंगे। अब अगली वीडियो जो हमारे पास आएगी पार्ट नंबर 3 आएगी, तो हम आगे के क्वेश्चन से फिर शुरुआत करेंगे। तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अभिषेक पत चैनल।